कंपनियों के एकीकरण का यह दूसरा वीडियो है। आज अपन इस लेक्चर में बात कर रहे हैं सबसे पहले क्रय प्रतिफल की। क्रय प्रतिफल यानी परचेज कंसिडरेशन। पिछले लेक्चर में अपन ने सीखा था कि कंपनियों के एकीकरण और स्वयं विलयन का लेखा करने के उद्देश्य से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की पालना जरूरी है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 के अनुसार एकीकरण दो प्रकार का माना जाता है। एक विलय की प्रकृति का एकीकरण और दूसरा क्रय की प्रकृति का एकीकरण। अब आज अपन बात कर रहे हैं क्रय प्रतिफल। तो क्रय प्रतिफल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार क्रेता यानी हस्तांतरित कंपनी द्वारा विक्रेता यानी हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को किए गए समस्त भुगतानों का योग पीसी कहलाता है, यानी परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि यहाँ पर क्रय प्रतिफल में जो क्रेता कंपनी चुका रही है और विक्रेता कंपनी प्राप्त कर रही है, लेकिन जो अंशधारियों के लिए यानी विक्रेता कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर अंशधारियों के लिए जो भुगतान किया जा रहा है, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए डिबेंचर दिए जा रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए नगद दिया जा रहा है, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए खास बात जो है वो ये है कि अंशधारियों को किए गए समस्त भुगतान का योग पीसी कहलाता है। अब क्रय प्रतिफल यानी परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग अच्छे से याद रखना है, अंशधारियों को किए गए भुगतानों का योग। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस क्रय प्रतिफल की गणना कैसे करते हैं। तो देखिए, क्रय प्रतिफल की गणना करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली विधि शुद्ध संपत्ति विधि, दूसरी शुद्ध भुगतान विधि और तीसरी अंशों के अंतर्निहित मूल्य की विधि। शुद्ध संपत्ति विधि यानी नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड में हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि विलय की प्रकृति का एकीकरण है अथवा क्रय की प्रकृति का एकीकरण है। क्यों? क्योंकि विलय की प्रकृति में पहले ही अपन जानते हैं, पहले से अपन सीख चुके हैं कि विलय की प्रकृति का जो एकीकरण होता है, उस एकीकरण में क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की समस्त संपत्तियों और समस्त दायित्वों को लेती हैं। तो जब समस्त संपत्तियों और दायित्वों को ले लेती हैं तो नेट एसेट्स जो है वो कंपनी की विक्रेता कंपनी की अंश पूंजी के बराबर ही बचती है। जबकि क्रय की प्रकृति यदि है तो क्रय की प्रकृति में कुछ संपत्तियां ली जाती हैं, कुछ संपत्तियों को छोड़ दिया जाता है। जिन संपत्तियों को लिया जाता है उनको भी पुस्तक मूल्य पर लिया जाए ये जरूरी नहीं होता है। इसलिए क्रय प्रतिफल की गणना या निर्धारण करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि विलय की प्रकृति का एकीकरण हो रहा है अथवा क्रय की प्रकृति का एकीकरण हो रहा है। दूसरी जो बात है वो है शुद्ध भुगतान विधि यानी नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ ये अर्थ सीखा है अंशधारियों को, तो विक्रेता कंपनी के, वही बात वापस यहाँ लिख रहे हैं जो क्रय प्रतिफल का अर्थ है, याद रखने की, ध्यान रखने की बात है कि विक्रेता कंपनी के इक्विटी शेयर तथा प्रेफरेंस शेयर के लिए प्राप्त शेयर, प्राप्त डिबेंचर, प्राप्त केस आदि सब का टोटल परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। अंशों के अंतर्निहित मूल्य की जो विधि है उसके आधार पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो विक्रेता कंपनी है उस विक्रेता कंपनी के एक अंश का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में अपन पहले सीख चुके हैं।
तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन किसके बराबर होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ वेंडर कंपनी, यानी विक्रेता कंपनी की एक अंश का अंतर्निहित मूल्य इनटू बाई नंबर ऑफ शेयर ऑफ वेंडर कंपनी। तो वेंडर कंपनी के अंशों की संख्या से गुणा कर देंगे तो ये टोटल क्या आएगा? परचेज कंसिडरेशन। अब इस परचेज कंसिडरेशन में से ये नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय परचेजिंग कंपनी, यानी इस परचेज कंसिडरेशन के बदले में परचेजिंग कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें इस परचेज कंसिडरेशन में क्रेता कंपनी के एक अंश के आंतरिक मूल्य यानी अंतर्निहित मूल्य का भाग लगाना होता है। अब आगे अपन फिर देखते हैं कि ये जो शुद्ध संपत्ति विधि है इसके अंतर्गत क्रय प्रतिफल कैसे आता है। यहाँ जो ध्यान रखना है कि शुद्ध संपत्ति विधि में यदि विलय की प्रकृति का एकीकरण हो तो विक्रेता कंपनी की अंश पूंजी के बराबर क्रय प्रतिफल होना चाहिए। यदि क्रय की प्रकृति का एकीकरण हो तो परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू एसेट्स टेकन माइनस लायबिलिटीज टेकन के बराबर होना चाहिए। यदि इनमें अंतर है तो किसमें? परचेज कंसिडरेशन की राशि में और विक्रेता कंपनी की अंश पूंजी में अंतर है तो क्रय प्रतिफल क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों से अधिक है तो आधी की राशि को गुडविल मानेंगे, यदि कम है तो कमी की राशि को कैपिटल रिजर्व माना जाता है। कब? जबकि क्रय की प्रकृति का एकीकरण हो। यदि विलय की प्रकृति का एकीकरण हो तो परचेज कंसिडरेशन की तुलना विक्रेता कंपनी की अंश पूंजी से करेंगे और अंतर की जो राशि है उसको संचयों में समायोजित करेंगे। संचयों में कैसे समायोजित करेंगे कि मान लीजिए विक्रेता कंपनी की पूंजी अधिक है और कैपिटल परचेज कंसिडरेशन कम है तो संचयों को कम कर देंगे और जितना परचेज कंसिडरेशन अधिक है उतना संचयों में समायोजित कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से मान लीजिए कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर क्रय प्रतिफल की गणना ये निर्धारण कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय परचेजिंग कंपनी इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी। और अब यदि कहीं अंतर रहता है यानी परचेज कंसिडरेशन हमें प्रश्न में दिया हुआ है या पेमेंट मेथड जो अपन ने देखा उस पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन आ रहा है तो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट और क्रेता कंपनी कौन कौन सी संपत्तियां ले रही है, कौन कौन सी दायित्व ले रही हैं, अर्थात शुद्ध संपत्तियां, उन सब का अंतर हमें देखना पड़ेगा और अंतर की राशि को हम यदि क्रय की प्रकृति है तब तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व मानेंगे और यदि विलय की प्रकृति है तो फिर उसे गुडविल कैपिटल रिजर्व में नहीं लिखेंगे बल्कि उसे कहाँ लिखेंगे? संचयों में प्लस या माइनस कर देंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है उनमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। जब क्रय प्रतिफल का निर्धारण हो जाए तब आगे बारी आती है लेखांकन की। अब लेखांकन में सबसे पहले क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा कैसे किया जाता है। क्रेता यानी हस्तांतरी या हस्तांतरिती कंपनी की पुस्तकों में ये ध्यान रखना है हमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 से जो लेखांकन का दो प्रकार या लेखांकन की दो विधियां हैं या एकीकरण के दो प्रकार हैं वो केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा करने के लिए हैं। जैसे हम पहले से जानते हैं विलय की प्रकृति हो और क्रय की प्रकृति हो, दोनों को कंपैरेटिव ले रहे हैं इसलिए ताकि दोनों में डिफरेंस का पता रहे। यदि सबसे पहली एंट्री करते हैं हम व्यापार लेने हेतु प्रविष्टि। व्यापार लेना यानी संपत्तियां और दायित्व
लेने के लिए प्रविष्टि। ध्यान रखना किसकी बुक्स में कर रहे हैं, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में। अब यदि विलय की प्रकृति है तो व्यापार लेने की एंट्री होगी ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट। यहां हमने छोटा सा लिखा है कि प्रत्येक संपत्ति को अलग अलग डेबिट, जैसे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। लेकिन खास ध्यान क्या रखना है, पुस्तक मूल्य से एंट्री होती है। जबकि यहां यदि क्रय की प्रकृति है तो जिस मूल्य पर क्रय की जाए उस मूल्य से एंट्री होती है। यहां दोनों में डिफरेंस देख लेना। विलय की प्रकृति है तो पुस्तक मूल्य से एंट्री करेगी क्रेता कंपनी, और क्रय की प्रकृति है तो जिस मूल्य पर क्रय की जाए उस मूल्य पर। दूसरा अंतर, ऑल सभी संपत्तियां, जबकि यहां पर केवल एसेट्स। केवल एसेट्स का मतलब जो जो संपत्तियां क्रय की जाए। इसी तरह टू ऑल लाइबिलिटीज, जबकि यहां केवल लाइबिलिटीज। टू ऑल रिजर्व, जबकि यहां रिजर्व नहीं आएगा। टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, परचेज कंसिडरेशन की राशि, यहां पर भी लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी परचेज कंसिडरेशन की राशि आती है। तो इस पहली एंट्री में विलय की प्रकृति होने पर या क्रय की प्रकृति होने पर दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत क्लियर है, उसको ध्यान रखना है। अगली जो बात है कि यदि परचेज कंसिडरेशन तथा शेयर कैपिटल में अंतर हो तो संचयों में समायोजित किया जाएगा। इस एंट्री में देख लीजिए, परचेज कंसिडरेशन की राशि तो आ रही है लिक्विडेटर ऑफ वेंडर, और संपत्तियां आ रही है यहां। अब यदि डेबिट में राशि बढ़ रही है, यानी क्रेडिट की राशि बढ़ रही है और डेबिट में कम पड़ रही है, तो क्रेडिट की राशि यानी इन रिजर्व को कम कर देंगे। इसी तरीके से डेबिट का योग ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट का कम आ रहा है, तो इनमें प्लस कर देंगे रिजर्व में। ठीक है, ये समायोजन कहलाता है। ये समायोजन यहां इस रिजर्व में किया जाता है। जबकि यहां परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स में यदि अंतर आता है तो अंतर को गुडविल या कैपिटल रिजर्व एक अलग अकाउंट लिखते हुए, गुडविल आया तो यहां पर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व आया तो टू कैपिटल रिजर्व कर देंगे। अब देखते हैं दूसरी, कि यहां व्यापार लेने के लिए हमें एक ही प्रविष्टि करनी पड़ती है। कब? जब विलय की प्रकृति है तो ये एक ही एंट्री की और इस एक एंट्री में सारे रिजर्व आ गए। जबकि क्रय की प्रकृति होने पर हमें व्यापार लेने के लिए ये दूसरी एंट्री और करनी पड़ती है। कौन सी दूसरी एंट्री? वैधानिक संचयों को लेने की प्रविष्टि। क्रय की प्रकृति में वैधानिक संचयों को लेना पड़ेगा और उन वैधानिक संचयों को लेने की एंट्री अलग करनी पड़ेगी। इसके लिए एक अलग खाता खोलते हैं और वो खाता खोला किस नाम से? एमालगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू स्टैच्यूअरी रिजर्व, इस तरीके से। तो ये पहली एंट्री व्यापार लेने की। दूसरी एंट्री क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर। तो क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर पाने वाले को डेबिट यानी लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू डिबेंचर, टू कैश, टू बैंक, यानी जो भी भुगतान का तरीका है उस भुगतान के तरीके से एंट्री कर देते हैं क्रय प्रतिफल भुगतान करने की। और इस एंट्री के लिए यहां पर ये सेम एंट्री, अर्थात विलय की प्रकृति है या क्रय की प्रकृति है, परचेज कंसिडरेशन को चुकाने की एंट्री में कहीं कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तीसरी जो एंट्री है इसमें भी अंतर आता है। तीसरी एंट्री, विक्रेता कंपनी के समापन व्ययों का भुगतान यदि क्रेता कंपनी करे, तो क्रेता कंपनी यदि भुगतान कर रही तो उसे अपनी बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री करेगी? यदि विलय की प्रकृति है तो एंट्री होगी एमलगामेशन रिजर्व या अदर रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिजर्व के माध्यम से समापन व्ययों को चुकाने की एंट्री करेगी। जबकि क्रय की प्रकृति यदि है तो ये समापन व्यय चुकाने के लिए एंट्री गुडविल या कैपिटल रिजर्व के माध्यम से की जाएगी।
कि पहली एंट्री में, यहाँ जो पहली एंट्री अपन ने की थी, उस पहली एंट्री में यदि गुडविल आ रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, यदि पहली एंट्री में कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। ध्यान रखना है गुडविल डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट है और यहाँ फिर डेबिट कर दिया तो उसका बैलेंस बढ़ जाएगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट है और यहाँ यदि डेबिट कर दिया तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये मुख्यतया 3 प्रविष्टियां, एक व्यापार लेने की, दूसरी क्रय प्रतिफल भुगतान करने की और तीसरी विक्रेता कंपनी के समापन व्ययों का भुगतान करने की। और 3 प्रकार की एंट्रियां यहाँ पर अलग अलग हमने देखी, जबकि विलय की प्रकृति का एकीकरण हो, जबकि क्रय की प्रकृति का एकीकरण हो। अब आगे अपन देखते हैं कि विक्रेता कंपनी कैसे लेखा करेगी। अभी तो देखा क्रेता कंपनी यानी इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अब इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी यानी हस्तांतरक या विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन कैसे किया जाएगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विलय की प्रकृति हो या क्रय की प्रकृति हो, लेखांकन में कोई अंतर नहीं आएगा। कब अंतर नहीं आएगा? जब हम विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा कर रहे हैं तब। अब कैसे करना है कि वसूली खाता, ये रियलाइजेशन अकाउंट, एक नया अकाउंट खोला जाता है। इस वसूली खाते के माध्यम से संपत्तियों एवं बाह्य दायित्वों के खाते बंद किए जाते हैं। कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट जैसे अपन ने प्रारूप बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में समस्त दायित्वों के खातों को ट्रांसफर करते हुए बंद कर देते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये हमेशा बुक वैल्यू पर होगा, चाहे क्रय की प्रकृति हो चाहे विलय की प्रकृति हो। दायित्वों के खाते, संपत्तियों के खाते पुस्तक मूल्य से बंद किए जाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया बाय लायबिलिटी। इसी तरह सारी संपत्तियां, ऑल एसेट्स, यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब एंट्री कैसे बनी? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एसेट्स आ रही हैं तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स में एक एक संपत्ति का अलग अलग नाम लिखना है। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और बुक वैल्यू से इसी तरह। तो अब ये 2 एंट्रियां आई, रियलाइजेशन अकाउंट में संपत्तियों और दायित्वों के खाते ट्रांसफर कर दिए, बंद हो गए। अब परचेजिंग कंपनी, ये तीसरी एंट्री किस राशि से? परचेज कंसिडरेशन से, पीसी ड्यू होने की एंट्री। तो अब कोई पूछ ले एंट्री क्या हो रही है, तो एंट्री इस खाते के माध्यम से क्या बन रही है कि परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री बनी। उसके बाद टू बैंक, चौथी एंट्री, बैंक में क्या आया? लिक्विडेशन एक्सपेंसेज, ये चुकाने की। विक्रेता कंपनी अपने समापन के खर्चे चुकाए तो चुकाने की एंट्री। अब इस खाते का जो भी अंतर आता है, बैलेंसिंग फिगर यानी खाते का अंतर, उस खाते के अंतर को टू इक्विटी शेयर होल्डर, या यहाँ अंतर आता है, यहाँ भी अंतर आ सकता है BF, तो इसको भी क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर देंगे। देन इसके बाद हमने जो लास्ट बात लिखी है कि समस्त संचय एवं अंश पूंजी अंशधारियों के खाते में स्थानांतरित की जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट से कौन कौन से खाते बंद किए? लायबिलिटीज के यानी बाह्य दायित्वों के और संपत्तियों के खाते। बाकी जो खाते बचे रह गए वो रिजर्व संचयों के खाते, कृत्रिम संपत्तियों के खाते और अंश पूंजी का खाता, ये सारे के सारे खाते कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अंशधारियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे और इसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आज जो हमने ये सीखा है कि परचेज कंसिडरेशन की गणना कैसे करते हैं, परचेज कंसिडरेशन की गणना करने के लिए विधियां कौन कौन सी हैं, और क्रेता कंपनी की पुस्तकों में और विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन का कार्य कैसे किया जाता है एकीकरण के संबंध में। तो अब एकीकरण के संबंध में, एकीकरण या संविलियन के संबंध में कुछ विशेष बातें भी हमारे सामने हैं और उन सब विशेष बातों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। जब तक आप इनकी तैयारी कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।